हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्जाम टारगेट चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं ईबीएस का सेक्शन करवा रहा हूं, तो चलिए इसी के क्रम में आज मैं वन्यजीव अभयारण्य एवं पक्षी अभयारण्य के संबंध में वीडियो लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको वन्यजीव अभयारण्य के बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख ले रहे होंगे कि वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार पर्याप्त जैव विविधता, जैविकीय भूआकृतिक जीव जंतुओं की बहुलता, वनों की सघनता और वनों में निवास करने वाले जीवों की बहुलता, ये सब वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत ही आते हैं। और ये जो आपके हैं वन्यजीव अभयारण्य कुल जो हैं अभी 567 वन्यजीव अभयारण्य पूरे भारत में हैं। उसके बाद में फिर लिखा हुआ है कि पहला जो आपका वन्यजीव अभयारण्य था वो था जिम कॉर्बेट, जो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी तरफ लिखा है वन्यजीव अभयारण्य। इन दोनों में क्या अंतर है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है आपका, वो किसी भी अधिवास मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। जो क्षेत्र आपका राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाएगा वहाँ पे कोई भी मानवीय मतलब कोई भी मानव वहाँ पे रह नहीं सकता है, उसकी अनुमति नहीं रहती है, या कोई भी गतिविधि भी नहीं कर सकता है राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में। और उसके बाद में फिर लिखा हुआ है कि विशेष स्मरण स्थली है जहाँ सभी प्रकार के जीवों का संरक्षण है। ये विशेष स्मरण स्थली है जहाँ पे सभी जीवों का संरक्षण होता है। कहाँ पे? तो राष्ट्रीय उद्यान में। वन्यजीव अभयारण्य में क्या होता है, तो जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने की अनुमति होती है। वन्यजीव अभयारण्य जो होगा वहाँ पे आप जानवरों को अपने चरा सकते हैं और लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान में ना आप अपने जानवरों को चरा सकते हैं और ना वहाँ पे आप लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं। और विशेष प्रजाति का भी यहाँ पे संरक्षण होता है। वन्यजीव अभयारण्य जो घोषित किया जाता है, जो एरिया, वहाँ पे विशेष प्रजाति का संरक्षण होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अभी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। एक क्वेश्चन आपका हर हाल में यहाँ से पूछा जाएगा। लिखा हुआ है कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र संरक्षण जो है ये आनुवंशिकता के स्तर से होता है। इसका जो संरक्षण होता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में, वो आनुवंशिक स्तर से होता है। इसका जो क्षेत्र होता है वो विशिष्ट प्रजाति का संरक्षण आनुवंशिक स्तर पर, विशिष्ट प्रजाति का संरक्षण जो है उसके आनुवंशिक स्तर पर होता है। जैसे कहीं पे अगर शेर का संरक्षण किया गया है तो उसके बच्चे को भी शेर ही कहा जाएगा, शेर ही रहेगा भाई उसका बच्चा, तो उसका भी संरक्षण किया जाएगा। जहाँ पे हंगुल मृग का किया जाता है तो वहाँ हंगुल मृग के बच्चे का भी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आनुवंशिक आधार पर उसका संरक्षण हो रहा है। मैंग्रोव वन का भी संरक्षण होता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव सभी का संरक्षण जो है यहाँ पे किया जाता है। पेड़ पौधे के भी, जीव जंतु के भी और सूक्ष्म जीवों के संरक्षण जैवमंडल क्षेत्र में किए जाते हैं। नेक्स्ट लिखा है पॉइंट की पारिस्थितिकी संरक्षण और शोध का प्रोत्साहन। कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। कुल कितने आरक्षित क्षेत्र हैं? तो पूरे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें से आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है उसमें कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल है? तो ये ध्यान रखना, कुल 12 जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल है। प्रथम जो आपका था, आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो नीलगिरी था 1986 में, और ये तमिलनाडु एवं केरला के क्षेत्र में पाया जाता है। नंदा देवी जो है आपका उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में 1988 में घोषित किया गया था। उसके बाद में फिर लिखा हुआ है 1989 में मानस असम में है। सुंदरबन क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान इसका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सुंदरबन का तीसरा स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान किसका है? तो मन्नार की खाड़ी का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो उसके बाद में आपका सुंदरबन हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, मन्नार की खाड़ी हो जाएगा तमिलनाडु में, ग्रेट निकोबार आपका कहाँ हो जाएगा? अंडमान निकोबार के दक्षिणी भाग में हो जाएगा। 1994 में सिमलीपाल उड़ीसा, 1994 में कौन सा हो जाएगा? तो सिमलीपाल उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद में जो ये ईयर लिखा है ना, ये आपका घोषित किया गया, जैसे 1997 में डिब्रू साइखोवा को घोषित किया गया था। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो डिब्रू साइखोवा है, जो आपका असम में है, 1997 में घोषित किया गया था। उसके बाद में 1998 देहांग दिबांग, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद में 1999 में पंचमढ़ी, ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में फिर 2020 में 2000 में आपका कंचनजंगा है जो सिक्किम में है, और एकमात्र ही आपका क्या है? यूनेस्को का मिश्रित हेरिटेज सूची में ये शामिल है। मिश्रित हेरिटेज सूची में ये शामिल है, इसको ध्यान रखना है।
2001 में आपका अगस्त मलाई लिखा हुआ है। 2001 में कौन सा लिखा हुआ है? तो अगस्त मलाई तमिलनाडु में है। अचानक मार आपका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद में 2008 में कच्छकरण क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है। कच्छकरण जो है ये आपका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो प्रथम स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ये ध्यान रखना है। और अभी मैं आपको बताया हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान मन्नार की खाड़ी, तीसरा सुंदरबन। सबसे छोटा अगर आपसे बात कहेगा तो सबसे छोटा आपका कौन सा हो जाएगा? डिब्रू सैखोवा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका लिखा है कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। फिर शेषाचलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और सर्वाधिक जो आपके सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो हो जाएगा वो शेषाचलम ही हो जाएगा, आपका ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है 2011 में पन्ना केन नदी जलग्रहण क्षेत्र। पन्ना जो एक केन नदी जलग्रहण क्षेत्र है, केन नदी से यहाँ से पानी प्राप्त होता है। और पन्ना जो है 2011 में घोषित किया गया था। अब देखिए, अभी मैं आपको बताया था कि यूनेस्को में कुल कितने, तो कुल 12 शामिल किए गए हैं। पहला नीलगिरी, दूसरा मन्नार की खाड़ी, तीसरा सुंदरवन, चौथा नंदा देवी। उसके बाद में फिर आपका कौन सा हो जाएगा? पाँचवा नौक्रेक, छठा पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार, ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाई, कंचनजंगा और फिर पन्ना। पन्ना कब? तो 2020 में। और पहला कौन सा हो जाएगा? 2000 में नीलगिरी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो कुल यूनेस्को में बार, अच्छा यही पूछा जाएगा आपसे, ये भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा अगर आपसे वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र से पूछा जा रहा है, तो यहीं से आपसे पूछ लेगा कि कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र सबसे पहले हुआ था या कौन सा सबसे बाद में हुआ था, या कौन सा शामिल नहीं है। ऐसे ऑप्शन में दे देगा, सिमलीपाल दे देगा, पंचमढ़ी देगा, नौकरेक दे देगा और एक आपको दिहांग दिबांग दे दिया। तो आपसे पूछ ले कि कौन शामिल नहीं है, तो ये 3 शामिल है, दिहांग दिबांग शामिल नहीं, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है पक्षी अभ्यारण्य। तो यहाँ से आपका पक्षी अभ्यारण्य शुरू हो जा रहा है। तो पक्षी अभ्यारण्य के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार पक्षी अभ्यारण्य को अधिसूचित करने का अधिकार राज्य सरकार को है। वो 1972 के अनुसार जो है वो पक्षी अभ्यारण्य को अधिसूचित करने का अधिकार किसके पास में है? तो राज्य सरकार के पास में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पक्षी अभ्यारण्य को अधिसूचित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं? तो अभी तक कुल 72 पक्षी अभ्यारण्य हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो चलिए इसको थोड़ा सा देख ले रहे हैं। कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में। नेल्लापट्टू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। ये पक्षी बिहार भी है या पक्षी अभ्यारण्य, बात एक ही है। और उसके बाद में रोलपाडू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका कोलेरू, मंजीरा, नेल्लापट्टू, पुलिकट और उसके बाद में रोलपांडू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये कहाँ हो जाएंगे? तो आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे। बिहार में कौन सा है? तो बिहार में आपका नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य है। बिहार में कौन सा है? तो नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य है। दिल्ली में कौन सा है? तो दिल्ली में आपका ओखला पक्षी अभ्यारण्य है। उसके बाद नजफगढ़ पक्षी अभ्यारण्य। तो ओखला पक्षी अभ्यारण्य एवं नजफगढ़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखा हुआ है गोवा। गोवा में आपका कौन सा हो जाएगा? सलीम अली पक्षी विहार। अच्छा, अभी आपसे पूछ ले कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपसे ये बताइए। अगर ये यहाँ से हटा दे, पक्षी अभ्यारण्य को हटा दे, यहाँ नेशनल पार्क पूछ ले, तो आपको क्या बता देना? तो आपको JNK बताना है। JNK मतलब जम्मू कश्मीर में आपको बताना है। मैं आपको उसी दिन बताया था। लेकिन यदि आपसे पक्षी विहार के बारे में पूछेगा तब आपको क्या बताना है? तो आपसे पक्षी विहार पूछेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, ये ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है गुजरात में। तो गुजरात में आपका हो जाएगा नलिया घास का मैदान, जिसे लाला बस्टर्ड पक्षी बोलते हैं। कच्छ बस्टर्ड पक्षी, खिजड़िया पक्षी विहार, नल सरोवर पक्षी विहार, पोरबंदर पक्षी विहार एवं थोल पक्षी विहार तथा वाचना पक्षी विहार, ये आपके कहाँ हो जाएंगे? तो गुजरात में हो जाएंगे। गुजरात में कौन कौन से हो जाएंगे? तो लाला बस्टर्ड पक्षी, कच्छ बस्टर्ड पक्षी विहार, खिजड़िया पक्षी विहार, नल सरोवर पक्षी विहार, पोरबंदर पक्षी विहार, थोल पक्षी विहार एवं वाचना पक्षी विहार एवं कौन सा? वाचना पक्षी विहार हो जाएंगे। फिर आपका हरियाणा लिखा हुआ, तो हरियाणा में आपका कौन कौन सा है? तो हरियाणा में आपका हो जाएगा भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य और खपरवास पक्षी अभ्यारण्य। भिंडावास, सुल्तानपुर एवं खपरवास पक्षी अभ्यारण्य। भिंडावास, सुल्तानपुर, खपरवास पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? तो हरियाणा में हो जाएगा। फिर हिमाचल प्रदेश लिखा है, तो हिमाचल प्रदेश में आपका हो जाएगा पोंग बांध, बंदली पक्षी झील और गुमगुल पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा। कौन कौन सा? पोंग बांध, बंदली, गुमगुल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर लिखा हुआ, तो जम्मू कश्मीर कौन सा हो जाएगा? होकेरा आर्द्रभूमि पक्षी अभ्यारण्य। होकेरा आर्द्रभूमि पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। उसके बाद में उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। उधवा झील आपसे पूछता है, तो उधवा झील कहाँ पे है? झारखंड में। उधवा झील झारखंड में।
कर्नाटक में कौन सा हो जाएगा आपका, तो कर्नाटक में हो जाएगा घाटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य, घाटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य, बंकाबूर मयूर पक्षी अभ्यारण्य, गुडवा पक्षी अभ्यारण्य एवं रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। तो कर्नाटक में कौन कौन से हो जाएंगे, कर्नाटक में ये 4 हैं, घाटप्रभा, बंकाबूर मयूर, गुडवा एवं रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है केरला। तो केरला में कौन कौन सा हो जाएगा, तो करलुंदी पक्षी अभ्यारण्य, करलुंदी पक्षी अभ्यारण्य, कुमारकीम पक्षी अभ्यारण्य, मंगलावनम पक्षी अभ्यारण्य एवं चिलानूर पक्षी अभ्यारण्य। कदलुंदी, कुमारकीम, मंगलावनम एवं चुलानूर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, तो केरला में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका घाटी गांव, करेरा, सैलाना, ये सब आपके कहाँ हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में। घाटी गांव, करेरा, सैलाना, घाटी गांव, करेरा, सैलाना मध्य प्रदेश में आप हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सरदारपुरा खारमोर पक्षी अभ्यारण्य भी कहाँ पे है, तो ये भी मध्य प्रदेश में ही है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन सा हो जाएगा, तो मायनी पक्षी अभ्यारण्य, मायनी पक्षी अभ्यारण्य, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जायकवाड़ी, जवाहरलाल नेहरू पक्षी अभ्यारण्य, करनाला पक्षी अभ्यारण्य, नया माओ पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद में आपका नंदुर मधेश्वरी पक्षी अभ्यारण्य, नंदुर मधेश्वरी पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ हो जाएगा, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। महाराष्ट्र में कौन कौन सा हो जाएगा, तो मायनी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जायकवाड़ी, जवाहरलाल नेहरू, करनाला, नायमाओ और नंदुर मधेश्वरी पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका लैंगतेंग पक्षी अभ्यारण्य। लैंगतेंग पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, तो मिजोरम में आपका लैंगतेंग पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा। खोनोमा प्रकृति संरक्षण कहाँ हो जाएगा, तो नागालैंड में हो जाएगा। खोनोमा प्रकृति संरक्षण कहाँ हो जाएगा, तो ये नागालैंड में हो जाएगा, खोनोमा प्रकृति संरक्षण। ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, खोनोमा प्रकृति संरक्षण जो है कहाँ पे हो जाएगा, नागालैंड में हो जाएगा। उड़ीसा में कौन सा है, तो उड़ीसा में आपका हो जाएगा नलवाना। उड़ीसा में नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में, नलवाना उड़ीसा। उसके बाद में पंजाब लिखा हुआ है, तो पंजाब में आपका कौन सा हो जाएगा, हरिके पक्षी अभ्यारण्य। पंजाब में कौन सा हो जाएगा, हरिके पक्षी अभ्यारण्य पंजाब में हो जाएगा आपका। नेक्स्ट लिखा है राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सा हो जाएगा, केवलादेव या घाना पक्षी विहार। ये भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो केवलादेव घाना पक्षी विहार। उसके बाद में मरुभूमि अभ्यारण्य भी कहाँ पे है, राजस्थान में ही है। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में है पॉइंट कॉलीमोरे पक्षी अभ्यारण्य, कॉलीमोरे पक्षी अभ्यारण्य। उसके बाद में चिंगागुडी पक्षी अभ्यारण्य, कुनथकुलम पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य। ये आपके कहाँ हो जाएंगे, तमिलनाडु में। और भारत का सबसे प्राचीन पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य। और सबसे बड़ा की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा आपका केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य या घाना पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा। सिक्किम में कीतम पक्षी अभ्यारण्य, कीतम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, सिक्किम में। कीतम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो सिक्किम में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पक्षी अभ्यारण्य आप ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश से ही आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, ये समझ लीजिए, क्योंकि यूपी का एग्जाम है, यूपी से ही ज़्यादा पूछा जाएगा, आपसे जिला पूछ लेगा। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य आपका उन्नाव हो जाएगा। बखीरा संत कबीर नगर हो जाएगा। सूर सरोवर आपका कहाँ है वो बताना है। पटना कौन सा कहाँ पे है, ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उसके बाद समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, धसराना कहाँ पे है, और शांडी। ये सब यूपी के ही है, लेकिन आपको जिला आपको कमेंट करके बताना है। समन आपका हो जाएगा धसराना, सांडी। उसके बाद में फिर पटना, सूर सरोवर, बखीरा, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य सब कहाँ है, किस जिले में, आपको ये बताना है। उत्तराखंड में जो आपका पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा वो आसन बैराज। उसके बाद में झिलमिल झील, आसन बैराज एवं झिलमिल झील आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये उत्तराखंड में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपका चिंतामणि कर पक्षी विहार एवं रायगंज कुलिक पक्षी विहार कहाँ पे हो जाएगा, तो ये पश्चिम बंगाल में आपका हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो यदि आप सभी अभी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।